नमस्कार। दिनांक 7/9/25 को हम वर्मा एन्क्लेव पर पुनः सृजन धरती के लाल की अगली कड़ी में आपका सादर अभिनंदन वंदन करते हैं। आर.एस. मालवीय सर जी के साथ में आज उनके जीवन के संस्मरण एवं उनके जीवन में जो भी उन्होंने संपूर्ण जीवन का सार एकत्रित किया है उसका निचोड़ आज हम प्राप्त करें आशीर्वाद स्वरूप, और उन्हें हम सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। नमस्कार। आज हमारे बीच बैतूल से पधारे हैं श्रीमान राधेश्याम जी मालवीय सर और एम.के. वर्मा सर, और ये सृजन जो हम श्रृंखला अभी तक चला रहे थे धरती के लाल, हमारे बैतूल ज़िले की अलग अलग हस्तियां जिन्हें हम अपने स्वरूप में देखना चाहते हैं, जो यहाँ के विकास से संबद्ध रहे हैं, अलग अलग स्तर पे उन्होंने अपने कार्य किए हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं श्रीमान आर.एस. मालवीय सर के बारे में, उनके जीवन के संस्मरणों के बारे में। मैं सर्वप्रथम आर.एस. मालवीय सर जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, साथ ही वर्मा सर को कि वे आर.एस. मालवीय सर का सम्मान करें। आइए सर। सर्वप्रथम वर्मा सर से निवेदन करूँगा कि वे आर.एस. मालवीय सर का सम्मान पुष्पमाला के साथ करें। हमारे बीच पधारे पत्रकार महोदय अयूब खान साहब से निवेदन करूंगा कि वे एम.के. वर्मा सर को पुष्पमाला से उनका सम्मान करें। तीनों मिलके आर.एस. मालवीय सर का सम्मान करेंगे एक शाल के द्वारा। अयूब खान सर, ये हम दोनों के सम्मान, ये तो आपका आज आपका सर। अब मैं हमारे बीच अनीता वर्मा एवं गुंजन शिवहरे जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे पधारे हुए अतिथि जी का स्वागत करें उपहार के द्वारा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथी बैतूल से पधारे श्री राधेश्याम जी मालवीय एक बड़ा चर्चित, शिक्षा विभाग में बड़ा चर्चित चेहरे हैं, और इनका जन्म 22 जनवरी सन 1941 को हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा कोठी बाजार बैतूल के स्कूल से प्रारंभ की, और शिक्षा विभाग में प्रारंभ का समय तो न्यू बैतूल हायर सेकेंडरी स्कूल में बताया। उसके बाद इनकी विशेषता ये है कि ये अपना अध्ययन भी करते रहे, और इसके साथ साथ इन्होंने 1 साल अध्ययन अपने पढ़ाया न्यू बैतूल हायर सेकेंडरी स्कूल में। दूसरे साल फिर कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी शिक्षा इस तरह पूर्ण की। एमएससी अप्लाइड फिजिक्स में जयपुर यूनिवर्सिटी में जब ये सब्जेक्ट चालू हुआ तो उस समय के प्रथम बैच के ये भाई श्री आर.एस. मालवीय जी रहे हैं। इनने अपने सेवाएं जो शासकीय सेवा में आके, तो सबसे प्रथम नियुक्ति इनकी जोलखेड़ा में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे क्वालिफिकेशन बढ़ता गया तो इन्होंने एमएससी करने के बाद सबसे प्रथम नियुक्ति इनकी छत्तीसगढ़ में चांपा में हुई। तो चांपा में अध्ययन कार्य कराया। उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र होके जब आ गए तो अपने बैतूल में रहे, पट्टन में रहे, अधिकांश स्थानों में व्याख्याता के पद पर। और मल्टीपर्पज़ में बहुत सारा समय इन्होंने बताया है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ। इनके पढ़ाए हुए जो छात्र छात्राएं हैं आज भी इनसे जुड़े हैं, और देश में तो हैं ही हैं, विदेशों में भी इनके छात्र छात्राएं बराबर हैं। बाद के सेवा काल में इन्होंने प्राचार्य के पद पे, प्रभु डाना है, अपने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सारणी है, ऐसी जगहों पर प्राचार्य के पद पर भी कार्य किया। इनकी एक बहुत विशेषता की बात अंत में अगर नहीं बताऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने बड़े स्वाभिमान पूर्वक अपनी शासकीय सेवा पूर्ण की है, पूरी ईमानदारी के साथ। एक प्रकरण उसमें ऐसा भी आया कि बैतूल में
कार्यरत रहते हुए गोपाल जी सर। एक कलेक्टर साहब थे, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उनके बच्चे पढ़ते थे इनकी क्लास में, तो उन्होंने इनको बुलवाया। बुलवाने के बाद उनसे ये कहा कि मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी है। इन्होंने कहा पढ़ा देंगे सर, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास भेजना पड़ेगा घर। तो वो कलेक्टर साहब अड़ गए कि नहीं, मेरे बच्चों को तो घर आके ही पढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने शर्त को नहीं माना, लेकिन ऐसा स्वाभिमान पूर्वक यानी शासकीय सेवा इन्होंने पूर्ण की यानी अंतिम समय तक। तो इनकी ईमानदारी, इनकी कर्तव्य परायणता और बेबाक जिसकी आवश्यकता है समाज को, ऐसा जीवन इन्होंने जिया है। मेरे बड़े भाई तो हैं ही, साथी तो कहूँगा नहीं, लेकिन इतने अच्छे व्यक्तित्व को यहाँ पाकर आज हम धन्य हैं। धन्यवाद। आज हमारे बीच पधारे RS मालवी सर के जीवन के संस्मरणों को हम सुनेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा मालवी सर से कि वे अपने बारे में कुछ जानकारियाँ दें। सर्वप्रथम मैं मातृ और मुल्ताई नगरी के वर्मा परिवार, जिन्होंने वास्तव में सृजन का कार्य किया है, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। क्या बात। धन्यवाद देने की श्रृंखला में मैं जो व्याख्यान माला के जो पूर्व के पुष्प हैं, श्री शर्मा जी, DM शर्मा साहब, डॉक्टर गोरखे साहब, श्री वर्मा जी, और इस कड़ी में चौथा पुष्प मैं RS मालवी अपने आप को धन्य मानता हूँ। सबसे पहले तो जो कुछ भी वर्मा जी ने बताया वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन थोड़ा सा वो अतिशयोक्ति भी कह सकता हूँ मैं उसको। मैं नहीं चाह रहा था कि वर्मा जी उसको इतना बड़ा चढ़ा के कहें, पर कभी कभी मन नहीं मानता है ना, और आदमी सोचता है कि मैं खाली हो जाऊँ। तो मैं वर्मा परिवार, श्री खान साहब और आप सबका स्वागत करता हूँ, जो आपने मुझे सुनने की हिम्मत की और अपना अमूल्य समय यहाँ दिया। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा शिक्षा की, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो शिक्षा के बारे में एक बात कही जाती है कि शिक्षा जीवन जीने की कला सिखाती है, और ये कटु सत्य है। अगर कहीं कोई अनपढ़ रह जाता है ना, तो उसको जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। इसलिए पहला काम होता है कि परिवार में नया सदस्य आता है, बच्चे बच्चियाँ आती हैं, एक निश्चित आयु के बाद उनको हम शाला में प्रवेश दिलाते हैं। उद्देश्य रहता है कि हम इनको शिक्षा दिलाएं। अभी विद्या की बात नहीं है, बात शिक्षा की है। क्या बात। तो शिक्षा की यदि बात की जाए तो शिक्षा त्रिध्रुवी है, 3 ध्रुव प्रोसेस है। इसके 3 ध्रुव होते हैं शिक्षा के। अगर अपन एक ट्रायंगल लें, त्रिभुज लें, तो उसके 3 शीर्ष होते हैं। तो ऐसे इसके जो 3 शीर्ष होते हैं, एक तो है शिक्षक, दूसरा है बालक, और इनके बीच में एक है पालक। अगर ये तीनों अपने आप में संतुलन नहीं बनाते हैं तो वो बालक की शिक्षा जो है वो परिपूर्ण नहीं हो पाती। और इसलिए तीनों का रोल बिल्कुल बराबर 33 से 1% रहता है। अगर इसमें कहीं ज़्यादा हुआ तो वो असंतुलन जो है वो बच्चे के जीवन पर प्रभाव डालता है। ये एक सामान्य सी बात थी। तो अब इसके पहले मैं ये जो बात करूं कि मैंने 3 ध्रुव बताए, तो एक शिक्षक, बालक और पालक। तो पहले आता है शिक्षक। शिक्षक में जो सामान्य गुण होना चाहिए, तो वो जो टीचर शब्द है
उसमें अपने आप में ये गुण समाये हुए हैं। टी जो पहला लेटर है वो है टाइम के लिए, शिक्षक को समय का पाबंद होना चाहिए। दूसरा लेटर है ई, एजुकेटेड, उसको वेल एजुकेटेड होना चाहिए। उसका केवल इतना सा अर्थ नहीं है, समय सीमा कुछ है क्या सर? नहीं आप बोलिए सर। तो वेल एजुकेटेड हो, यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड। तो अगर अपन भूतकाल में जाएं तो वेल एजुकेटेड अपन रावण को कह सकते हैं, वेल एजुकेटेड। वेल क्वालिफाइड हम राम को कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या अंतर था कि राम इच्छाओं के अधीन नहीं थे, जबकि रावण इच्छाओं के अधीन था। यानी ये जो वेल क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड है ना, ये थोड़ा सा मैं अंतर बता रहा। तो ई हो गया ए फॉर एक्टिव, माने शिक्षक को सदैव क्रियाशील रहना चाहिए, है ना। वो पालक के साथ में रह सकता है, कहीं मिलता है बाहर तो वहाँ भी क्रियाशील रहे वो। फिर आता है सी फॉर कैरेक्टर, यानी उसका कैरेक्टर सर्वोच्च है ना, वो बढ़िया होना चाहिए, यानी आज के जैसे नहीं हो। लेकिन सुनते हैं कई तरह की बातें, उनको छोड़ दें, लेकिन उसके चरित्र को तो अनुकरणीय होना चाहिए। एच फॉर हैबिट्स, हैबिट्स उसकी जुड़ी हुई है, क्योंकि उसका अनुकरण बच्चे करते हैं, बालक लोग करते हैं। और उसका यानी चरित्र के साथ साथ जो बात है कि कोई टीचर ना उठाए, एक बार फिर से ई आता है, तो ई एनर्जेटिक, हमेशा उसको ऊर्जावान बने रखना चाहिए। और इन सब के साथ आखिरी लेटर है आर, रेगुलर, उसको नियमित होना चाहिए इन सब के साथ में। अगर वो नियमित नहीं है तो वो परफेक्ट टीचर नहीं। तो मैंने सामान्य रूप से बताया टीचर के बारे में। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी टीचर। तो ये तो टीचर की बात थी। अब दूसरा हुआ स्टूडेंट, बालक। अच्छा, मेरा क्या है? नहीं कोई बात। वो बालक, स्टूडेंट। तो संयोगवश इसमें भी 7 लेटर है। अगर कहो तो उसको दोहराऊं कि वो हर एक का मीनिंग क्या है। बता दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। एस फॉर सिंसियरिटी, यानी बालक को सिंसियर होना चाहिए। दूसरा लेटर आया टी फॉर टाइम, जो कॉमन है। फिर तीसरा लेटर है यू, अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग समझ बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर चौथा लेटर है डी, डैशिंग होना चाहिए, उसको हिम्मत वाला, उसको ये कमज़ोर नहीं होना है कहीं। यानी यहाँ मेरा मतलब विशेष रूप से ये है कि अगर वो क्लास में बच्चा बैठा हुआ है तो उसको जो थोड़ी सी भी कठिनाई है, बेझिझक उसको हिम्मत करके पूछना है। यानी ये नहीं कि मैं कल पूछ लूँगा या किसी से पूछ लूँगा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे में कमजोरी होगी। तो ही मस्ट बी डैशिंग। तो इसके बाद में है ई, अगेन इनर्जेटिक, एनर्जी, उसको ऊर्जावान रहना चाहिए उसको। एन फॉर ए नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता की भावना उसमें कूट कूट कर भरी। और टी, फिर से टाइम आ जाता है, या कोई दूसरा भी शब्द उसके लेटर का, यानी ये संकेत की जो बात आ रही है, कोई कह रही हैं आप कहीं टारगेट भी बोल सकते हैं, टारगेट जैसे कि बच्चों का कोई टारगेट। टारगेट टारगेट हो, टारगेट ठीक है, टारगेट भी हो सकता है। तो ये स्टूडेंट के लिए एक संयोग है कि उसमें भी 7 लेटर है, इसमें भी 7 लेटर है ना। तो मैंने एक अपने ढंग से बनाया ये, है ना, कि इनको याद रखने से यानी बच्चों को एक अच्छी हैबिट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप पालक होने के नाते अपने बच्चों को संकेत बनाना बताइए। उस संकेत से क्या होगा, उसके मस्तिष्क पे बोझ नहीं रहेगा। जैसे मैंने एक संकेत बनाया RSM, मेरा नाम,
तो मैंने क्या बनाया, आर से रेगुलर, एस से स्माइलिंग और एम से मैन, रेगुलर स्माइलिंग मैन, आर से। हम निवेदन ये करना चाहते हैं, जैसे कि इतने सारे स्कूलों में आपने अध्यापन का कार्य किया और बहुत सारे शासकीय स्कूल हैं, आज के समय में ट्रेंड हो गया है, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। क्या अंतर आ गया इन लोगों की मानसिकता में, सामाजिकता में? इवन मैं ये देखता हूँ जो हमारे शिक्षक वर्ग के लोग हैं, उनके खुद के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं। क्या बहुत बढ़िया प्रश्न है वर्मा जी आपका। और मैं उम्मीद कर रहा था कि इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा। क्या हो रहा है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना देश, अपने देश की भौगोलिक परिस्थिति, इसको भूल रहे हैं और हमको एक आकर्षण जो दिखाई दे रहा है पश्चिमी सभ्यता में, और आकर्षण का मूल कारण जो है कि यहाँ से जो पलायन है कि हमारे देश की प्रतिभा का शोषण पश्चिमी सभ्यता के लोग, विदेश के लोग कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है ना? तो ये जो ऊपरी चीज़ है, यानी आवरण जो है ना, इस आवरण को हम हटा नहीं पा रहे हैं। इस आवरण को हम हटा नहीं, इस आवरण को हटा दें, जैसे अंतरात्मा जो हम आत्मा तक के तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, शरीर है जो कवर कर रखा है हमने, केवल हम इसको देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आज पालक जो है केवल उसी ऊपरी बात पर जा रहा है, दिखावे पे जा रहा है, उसको हमारी आत्मा, हमारे संस्कार ये उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसलिए क्या हो रहा है, इसके कारण नैतिक पतन हो रहा है, और उस नैतिक पतन के लिए हम पालक स्वयं जिम्मेदार हैं। भाई जरूरी थोड़ी है कि हमको पैसे ही सब कुछ है। अगर आप पैसा सब कुछ हो गया, सारी बातें आ गई, आपका आखिरी उद्देश्य क्या रहता है, क्या चाहते हैं आप जीवन में? स्वांत सुखाय, स्वांत सुखाय, या जीवन में शांति मिले, है ना? तो आपको पैसे प्राप्ति से शांति नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊँ शांति कैसे मिलेगी, वो भी टॉपिक आ गया बीच में, अच्छा क्वेश्चन रहा तो वो बताता हूँ। आप जो 2-3 बातें हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुख दुख सब परिचित हैं इससे। जीवन में सुख भी होता है, दुख भी होता है। आपको कितना सुख मिला और आपने कितना, आपका स्वागत है। तो सुख और दुख का जो अंतर है, एक गणित, सुख ऋण दुख बराबर 0, सुख ऋण दुख बराबर 0, पाप ऋण पुण्य या पुण्य ऋण पाप, ये बराबर 0। एक गणित जो कि सुख ऋण दुख बराबर 0, पाप ऋण पुण्य बराबर 0। और एक बात और थी, सुख दुख पाप, आय और व्यय, आय ऋण व्यय बराबर 0। अगर आपके जीवन में ये 3 समीकरण 0 हो जाए, ये 3 समीकरण 0 हो जाए, तो आपको शांति मिलेगी। पर सर आपका एक श्लोक आता है संस्कृत में जो हमको 6वीं या 7वीं में पढ़ाया था, विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनात् प्राप्ति धनात् धर्म ततः सुखम। जब तक धन नहीं आएगा तब तक सुख नहीं आएगा, मतलब भूखे के लिए तो धर्म भी नहीं है। और अभी जो आप आसपास में सब जो माहौल को देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको जिस पे प्रकाश डालिए। देखो यहाँ थोड़ा सा धन की जो बात की आपने, तो आप धन के लिए केवल अर्थ या मुद्रा पर ही केंद्रित हो गए हैं धन के लिए। तो धन के कई प्रकार हैं, थोड़ा सा आप इसको हट करके बोलें। जैसे एक विद्या धन हो गया, है ना, जैसे अपन कहते हैं गोधन दस धन बाजी धन सब रजत धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। तो और भी तो धन है आपके पास, आप इसी से क्यों जुड़े हो? मेरा ऐसा अनुभव है इस उम्र में कि जो अर्थ है इससे आपको शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ कि मुझे ईश्वरी कृपा से ईमानदारी का जो भी है पैसा बहुत मिल रहा है, मैंने सब बांट दिया जो किया था, केवल पेंशन रहती है। उसके बारे में सोचता हूँ मैं
ये किसको बांटूं किसको नहीं बांटूं। देखिए, तो वहाँ भी एक चिंता हो गई मेरे को। माने वो जो मेरी आय का स्रोत है वो मेरा एक दुख का कारण बन गया। क्या बात। ये मेरी दुख का कारण बन गया। तो मैं मतलब अपने साथियों से ये कहते रहता हूँ कि भाई आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाइए। आपकी प्रॉपर्टी है सब बांट दीजिए, बच्चों को वसीयत कर दीजिए, तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो आपका गोपाल जी का जो प्रश्न था कि धन की ओर है, तो मेरा केवल वही धन नहीं है, आपके पास बहुत सारा धन है ना। आपके बच्चों का चरित्र है ना, आपके परिवार के सदस्यों का चरित्र, ये बहुत बड़ा धन है ना। तो आप उसको भी धन मानिए। तो आप धन को थोड़ा सा विस्तृत रूप में ले जाइए, है ना। एक अगर एक बिंदु लें और एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है ना। आप रेखाएं खींचें तो आप ध्यान देंगे कि आपको 360 प्रकार का धन मिल सकता है। 360 प्रकार का धन मिल सकता है ना। अगर बच्चा आपका हिंदी बहुत अच्छी बोलता है ना, तो भाषा का ज्ञान ये भी एक धन है। तो इस तरीके से इतने विषय हैं कि अगर किसी एक विषय में पारंगत हो जाए तो वो भी उसका धन है। उसके मधुर संबंध हैं, यदि आपके जैसे हमारे वर्मा जी के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो ये संबंध का भी एक बहुत बड़ा धन है ना। हर किसी के पास ये धन नहीं होता, कुछ ही लोगों के पास धन होता है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि धन की बात मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की। सर एक चीज आती है, हमको बचपन से पढ़ाया एक जाता मिनट है। थोड़ा सा करिए करिए इसी संदर्भ में एक बात और कहता हूँ। एक ये संयोग है कि वर्मा जी और हमारा, ये हम सबसे पहले हमने जौलखेड़ा में पोस्टिंग हुई हमारी, जौलखेड़ा में वर्मा जी वहाँ रहे। जब इंटरव्यू दिया हमने तो इंटरव्यू यहीं में मुल्ताई में जनपद ऑफिस में हुआ, जनपद ऑफिस में। उस समय यहाँ रावत बाबू, चाहे किसी को याद हो, इटारसी और यहीं एक मालवी जी के कुंदनलाल मालवी जी, तो इंटरव्यू जब हुआ तो उन्होंने पूछा कि आपका प्रिय विषय क्या है। तो उस समय तक हम संस्कृत विशारद परीक्षा पास कर चुके थे। मैंने संस्कृत टिल्ला पार्टी सूरत, जहाँ से अलग अलग स्तर पे परीक्षा होती थी, तो हम संस्कृत विशारद पास कर चुके थे। और हमने कहा हमको विशारद में यानी विशारद परीक्षा हमने पास की है, संस्कृत में रुचि है। तो मुझसे पूछा गया कि आप कोई संस्कृत का श्लोक सुनाइए। तो मैंने उनको श्लोक सुनाया, वो धन से ही संबंधित है। पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और अच्छी कहावत है। किंतु मूढ़ैः पाषाण खंडेशु, मूढ़ैः माने मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पाषाण के पत्थर के टुकड़ों को रत्न नाम से पुकारा जाता है। रत्न नाम की संज्ञा रत्न कहा जाता है किसको? पाषाण के टुकड़ों को। देखिए यानी हम उसको उसका स्वरूप बदल दिया हमने, तो वो हीरे जवाहरात जो भी हो मणि है ना। आप मुझे ये बताइए कि हम में से कितने लोगों के पास में हीरा है या मणि है या मोती है? सभी के पास है सर, हैं? सभी के पास है। पर वो दूसरे रूप में है। हाँ निश्चित तौर पर मैं तो ये मानता हूँ सभी के पास है, और सब अलग अलग हीरे मोतियों का ये समूह हमारे बीच उपस्थित है। बिल्कुल सही। उसमें से कुछ चुनिंदा मोतियों को हम अपने सृजन में संजो रहे हैं। तो वो जो संस्कृत की बात याद आई मुझे, तो उसी आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन कहाँ हुआ? बाबू के पद पे प्रभात पट्टन में जब मैंने ज्वाइन किया। तो ये कह लो विडम्बना है कि हम जिसमें रुचि रखते थे, हालांकि वहाँ भी हमको प्रभात पट्टन में ऐसे प्राचार्य मिले श्री गौर, उन्होंने हमको टीचिंग में लगा दिया। बोले नहीं आप तो टीचिंग करो। तो हमको शुरू से ही, और हमका ये सौभाग्य है कि उस समय प्री यूनिवर्सिटी क्लास शुरू हुई थी, तो हमको प्री यूनिवर्सिटी क्लास में इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिल गया। मेरा कठिन काम था। और उस समय के वो बच्चों के भी नाम याद है। यहाँ एक KR मिश्र
मुल्ताई के, याद है कि नहीं, और एक भाऊराव जैन। ये 2 विद्यार्थी मेरिट में आए थे। पहली बार यूनिवर्सिटी क्लास शुरू हुई और इन दोनों की 5th पोजीशन थी, एक ही रैंक पे थे दोनों, मिशर, के.आर. मिशर और भाऊराव जैन। ये तो वो यानी इनकी चर्चा इसलिए करनी पड़ी कि प्रतिभाएं तो हमारे यहाँ भी रही हैं, है ना, और वो किस्मत से वो यही रही, वो बाहर नहीं गई, वो ये अच्छी बात है। एक बैंक में हो गया, एक दूसरी जगह हो गए। तो हम जो बात कर रहे थे कि लोग बाहर भागते हैं, तो वो लोग यही रहे। तो हम अपने बच्चों को ये बताएं कि हमारे देश में क्या कमी है, ये तो बताओ आप हमको, है ना, और हम उनको ये बताएं कि जो धन है वो वास्तविक धन क्या है ना। आप माँ बाप की सेवा कर रहे हो, है ना, सेवा से बड़ा तो कोई धन नहीं है ना। जब उनकी सेवा से आपको आशीर्वाद मिलता है ना, तो वो फल जो है वो फल आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी सर, मैं यहाँ थोड़ा सा विराम देते हुए आपको लाऊंगा कि भारत का, जैसे आप लोग हमें बचपन से बताते रहे हैं कि भारत गांवों में निवास करता है, ग्रामीण सभ्यता का विकास। और मैं जहाँ तक अभी पिछले, जहाँ से मेरे को समझ में आता है, मैं देखता हूँ विकास केवल महानगरों का और वहाँ की चकाचौंध का ज़्यादा हो रहा है। हमारे छोटे गांव और गांव के लिए उद्योग धंधे, हमारे रोजगार मूलक विषय जो हमें समाज में चाहिए भी, ये मिलते नहीं हैं। तो इस पे थोड़ा सा, क्योंकि आप शिक्षक रहे हैं, आपने सरकारी शिक्षा के केंद्र में रहते हुए बहुत सारी उपलब्धियां, जैसी मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पाई भी हैं, उनके बारे में भी आप बताइए। और कैसे हम इस खाई को पाट सकते हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण विकास होता नहीं है, दिखा दिया जाता है। अभी जैसे मैं कुछ महानगरों में घूमा फिरा और उनसे चर्चा हुई, तो लोग बहुत दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं कि ना तो उनको अच्छी सब्जियां मिल रही हैं, सब पूरा प्रदूषण फैला हुआ है, और भोजन से ज़्यादा वो दवाएं खाते हैं। ये मतलब कटु सत्य है ये। और अब उनकी मानसिकता ये हो गई है कि हम वापस गांव की तरफ आएँ। माने ये चाह रहे हैं कि वो अपनी संपत्ति वहाँ बेच करके उनको यहाँ छोटी मोटी लैंड मिल जाए, है ना, तो जहाँ एक वो गौशाला या बड़ा शांतिपूर्वक जीवन जिए, उस और उनका ध्यान जा रहा है। ये आपको बताऊँ मैं, और लोग आ भी रहे हैं। अच्छा, अब रही बात रोजगार की, तो रोजगार शासन तो इतनी बड़ी संख्या में है, जो लोग बेरोजगार हैं उनको शासन रोजगार दे नहीं सकता। और इसलिए या तो जन समुदाय को इस पर विचार करना पड़ेगा, या जो हमारे यहाँ की जो खाली भूमि है ना, ये शासन इन लोगों को समूह बना करके इनको दे कि आप अपना स्वयं का रोजगार जो है वो डेवलप करें, ये पहल करेंगे। इसके साथ साथ हमको भी ये बताना है ना कि जैसे मान लो एक बिल्डर है, भाई ठीक है, बिल्डर ने अपनी व्यवस्था की, अब उस बिल्डर का ये भी काम है कि वहाँ कोई एक छोटा मोटा उद्योग की तैयारी करे। भाई काम कठिन है, लंबी प्रोसेस है, पैसा बहुत लगता है ना, परंतु भाई कुछ जो बच्चे हैं बेरोजगार, उन्हीं का सहयोग लिया जाए कि भाई आप कितनी पूंजी लगा सकते हो, हम कौन सा उद्योग शुरू करते हैं, और उद्योग वो शुरू हो जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हो। तो क्या होगा, हमको बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, और बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और उनको ये बताएं कि भाई यहाँ रहने के बाद में जो आपको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, यहाँ के पेड़ पत्ते पानी ये सब आपसे परिचित हैं, है ना, तो वो तो आपको सारा का सारा भोजन देंगे। चाहे वो भोजन कैसा हो, भोजन आँख से मिलने वाला, अच्छा दृश्य देखोगे तो ये भी एक भोजन है, अच्छा सूंघोगे आप तो ये भी एक भोजन है, अच्छा सुनोगे तो ये भी एक भोजन का प्रकार है। तो भोजन वही नहीं है, है ना, जो अन्न के रूप में जो मिल रहा है वही भोजन नहीं है। भोजन तो हम अपनी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं इनसे ही प्राप्त करते हैं। आप कभी देखिए कि बढ़िया हवा चल रही है ना, या कोई बच्ची बड़ी प्यारी सी लग रही है तो आपको कितनी खुशी होती है, यानी ये भी तो एक भोजन है ना। आपको यदि कहीं खुशी प्राप्त हो रही है तो इससे बड़ा भोजन कुछ नहीं। तो जहाँ तक कि मैंने जो समझ पाया आपका प्रश्न, है ना, ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये हमको
स्थानीय लेवल पर हमको हल करना पड़ेगा। मैं हमारे बीच बैठे अयूब खान साहब को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे नशे और युवा पीढ़ी के लिए जो संदेश सर से पाना चाहते हैं वो अपने सवाल करें। अच्छी बात भी वर्मा जी ने मुझे यही विषय दिया था कि मैं इस विषय पर अपने जो विद्वान जो है उनसे उसके विषय में उनके प्रत्यक्ष उनके विचार जानूँ और उनके अनुभव को साझा करूँ। तो नशे के लिए जितनी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है आजकल और बहुत सुलभ रूप में, उसमें क्या है कि नई जो पीढ़ी है उसकी ओर अग्रसित हो रही है, अग्रसर हो रही है, और इसको कैसे रोका जा सकता है इस पर आपका अपनी रोशनी। बहुत बढ़िया प्रश्न किया खान साहब ने, सामान्य प्रश्न है ये, और ये हमारी जो पीढ़ी है ये इससे ग्रसित है, और पीढ़ी क्या गार्जियन भी ग्रसित है उससे। तो यहाँ थोड़ी सी बात कि मैं एक शब्द है नशा, या इसका उल्टा कर दो आप शान, है ना, यानी लोग नशे को अपनी शान समझते हैं, है ना, परंतु नशा जो है वो ये पीने तक के या जो दुर्व्यसन है यही तक सीमित नहीं है। हम थोड़ा सा नशे को, और नशा हमको, जैसे हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने का नशा है, ये भी एक नशा है, हमको गार्डनिंग का नशा है, ये भी एक नशा है। तो हम नशे शब्द को अलग अलग दिशाओं में ले जा करके, जिस बच्चे की जो रुचि हो, तो ठीक है इसको छोड़ो, आप इसको पकड़ो, तो नशे को आप वहाँ तक सीमित मत रखिए। नशे को आप बोलो ये तो भाई इससे आपकी शान बढ़ती है ना, तो आप ऐसा नशा करो जिससे आपकी शान बढ़े और दुर्व्यसन की तरफ आप न जाए। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो कारण हैं जो बने हुए हैं, जैसे सिगरेट है, गुटखा है, जो भी चीज़ है, हम तो कहते हैं कि इसको शासन स्तर पे ही समाप्त कर देना चाहिए। आपका दुकानदार पड़ोसी दुकानदार है ना, आप उसको बोलिए ना साहब कि आप ये गुटके के पाउच क्यों रखते हो, भाई हमारा बोलने में तो कुछ नहीं हो रहा। अगर आप उसको दोहराते जाएंगे, एक बार बोला आपने, एक बार मैडम ने बोल दिया, एक बार बिटिया ने बोल दिया, एक बार आपने बोल दिया, है ना, तो असर तो पड़ेगा उस पर। यानी उसको आप ये सोचो कि ये तो मेरे ही काम नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी ये हमारे जन समूह का काम है, क्यों असर क्या पड़ेगा उस पर, है ना। आप खरीदना बंद कर दो, उससे देखें कब तक चलाता है वो। तो पब्लिक का जो योगदान है ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि जैसा देख रहा है बच्चे कहीं भी गंदगी करते हैं, बदबू फैलती है, तो मैं इसको ये बोलो कि ये नशा करने के बस ठीक है, तुम तो सीमित हो, लेकिन तुम जो गंदगी फैला रहे हो, इससे लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो बीमारी फैल रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो इस पर नगर पालिका स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे इन पर फाइन किए जाए, छोटे मोटे फाइन की जाए, पहले वार्निंग दी जाए, है ना। तो रोकना हमको पड़ेगा इसको शासन स्तर पे, क्योंकि शासन तो बहुत ऊंचे स्तर पर देखता है, उसको तो आय का स्रोत दिखता है, तो उसको तो हम ही बंद कर सकते हैं। यानी शुरुआत कहाँ से होगी, इसी स्तर से होगी, निचले स्तर से। सर एक सवाल और आता है हाँ। कि युवा पीढ़ी इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, और हम बार बार एक सवाल और करते हैं कि अभी कोविड के बाद से जो यंग जनरेशन है इनका डेथ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कुछ घबराहट और बाकी चीज़ें जो कर रही हैं। तो स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए, समाज के लिए आपके पास जो संदेश हो वो हमें जरूर दीजिए। देखिए, फ्रस्ट्रेशन युवाओं में है, ये आया कहाँ से? अति महत्वाकांक्षा। हाँ, ये आया कहाँ से? यानी ये देख रहा है सब, वो बाहरी जो चमक है ना, इसको देख रहा है। बाकी हम उसके लिए जिम्मेदार तो हम परिवार स्वयं हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने उस पर रोक टोक नहीं लगाई है। अगर हम शुरू से ही सतर्क हो जाते, थोड़ा सा लगता है ऐसा कि ये बालक हमारा बिगड़ रहा है, इसकी संगति का, तो हम उसको वहीं रोकते ना, उसी स्टेज पे। हम बच्चे को जाकर के 11th क्लास में बोलते हैं कि बेटा खूब पढ़ो, हम उसको अगर बोलते 6th क्लास से उसको कहते हैं हम कि बेटा तुमको यहीं से मेहनत करना है, और एक आदत जो उसकी खराब यहाँ पर हुई है उसको वहीं रोकते हैं। तो इसलिए जिम्मेदार तो हम हैं, क्योंकि हम उस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रहे हैं। नहीं, हम जितनी जल्दी हो सके, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा सा, कि
अभी जो शासन ने योजना बनाई कि नहीं सारे बच्चों को पास करना है, क्या औचित्य है भाई इसका? सब बच्चे तो एक से होते नहीं हैं। नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, हम वो पढ़ाते हैं एवरेज। बहुत अच्छे बालक के हिसाब से भी नहीं पढ़ाते और बहुत कमज़ोर के हिसाब से भी नहीं पढ़ाते। हम एवरेज को देखते हैं, उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। तो हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो तो बात ख़त्म हो गई, आप तो सब बच्चों को पास करें। यानी ये इतना बेकार कदम है, यानी ये पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल सर। इसलिए मैं आपको बताऊँ अपना व्यक्तिगत रूप से सर, कि मैं जहाँ जहाँ रहा, मैंने इस शासन के नियमों को एक तरफ रखा, मैंने कोई चिंता नहीं की। उन्होंने कहा सबको पास करना, हमने काम नहीं करेंगे, ठीक, और मैं नहीं किया। हमने सप्लीमेंट्री दी, उनको मौका दिया, उसमें कुछ बच्चे पास हो गए, उसके बाद भी कुछ फेल हो गए, तो हमने कहा हो गए तो हो गए, ठीक है। कुछ लोगों को अच्छी बात लगी, पालक ने कोई उसका विरोध नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, शासन से भी कुछ नहीं आया। तो आप इतना डरते क्यों हो कि भाई शासन ही सब बातें मान लो आप? ऐसा नहीं, शासन तो प्रयास कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो इस तरह की शासन के जो नियम हैं, इनको आप मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। आपको जो उचित लगता है वो करिए। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ये जो स्कॉलरशिप की बात बहुत दिनों से चल रही है। अब बीच में क्या हुआ कि वो 30 साल पुराना रिकॉर्ड लाओ साहब, 35 साल पुराना रिकॉर्ड लाओ, कहाँ से लाओगे आप रिकॉर्ड? पटवारी मिलता नहीं है ना, जाना पड़ता है। तो ये तो एक परेशानी की बात है। हमने साहब कोई रिकॉर्ड नहीं दिए। एक बार हमका एक्समिशन कार्ड आया, हमने कहा ठीक है, जो जानकारी हमारे पास है वही हम वही देंगे। स्कॉलरशिप रोक दी उन्होंने। दूसरी बार फिर 2 बार हमने अपने टीचर को भेजा। तीसरी बार हमने उनसे कहा कि भाई उनको आप वही जवाब दे देना कि हम इससे ज़्यादा आपको जानकारी नहीं दे सकते। ठीक आए, हमने सबकी स्कॉलरशिप निकाली और उस पर देखो कहीं रोक नहीं आई, बच्चों को पूरा फ़ायदा मिला। तो मेरा मतलब ये है कि योजनाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन आप उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये एक बड़ा भ्रम है कि सब हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं। तो वो ऐसा है भैया, हाँ। वो डेयर सब में नहीं है ना, दिक्कत है इस डेयर बात नहीं है की। सब में। इसीलिए एक सर छोटा सा स्लोगन आपके इसी में से मिला है। एक मिनट, मैंने डेयर वाली बात की थी ना, डैशिंग वाली, देश वो शुरू से ही होना चाहिए बच्चों में। बिल्कुल। बच्चों को शुरू से डैशिंग आपको सिखाना है। अगर वो घर में भी कोई ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े ने उससे गलत व्यवहार किया, तो उसको वहाँ का विरोध करना चाहिए। नहीं, उसको आप डरपोक मत बनाओ, अरे नहीं बड़े ने जो कहा वो मान लो, बड़ी गलत बात है। जरूरी है कि बड़े सब बात ही अच्छी बोलेंगे, है ना, तो उसको डैशिंग बनाना है। बड़ा ध्यान रखिए इस बात का। सर एक आपका ही था खुश रहने का आसान तरीका, यदि कुछ आपको पसंद ना आए तो उसे बदल दो। बिल्कुल। थोड़ा सा इससे आप हाँ। क्या होता है, हर एक की आदतें अलग अलग होती हैं, सहनशीलता अलग अलग होती है हर एक की, है ना। अब वो हम बच्चों को एक बार बार पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मार देते हैं हम गुस्से में। तो ज़रूरत ही क्या है उसकी? भाई उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसकी क्षमता नहीं है ना, तो उसको आप नेगलेक्ट कर दो या अपना रास्ता बदल दो, है ना। यानी हम अपना रास्ता बदल दें, खुद बदल जाओ। यदि हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, तो सबसे अच्छा तरीका है सामने स्थापित करने का कि हम अपने आप को बदल दें। क्या बात। यदि हम जा रहे हैं एक रास्ते पर, अब 3-4 रास्ते हैं, ठीक है, हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो भाई हम वहीं खड़े हो जाए ना थोड़ी देर के लिए, है, यहीं से पूछे काहे को हम भटके आगे जा करके किसी भी रास्ते पे, है ना। तो जब ऐसा लगे कि आप नहीं बदल सकते, तो अपने आप को बदलिए, ये सबसे अच्छा है। और ये परिवार में बहुत बड़ा शांति का कारण बनेगा। परिवार की शांति इसमें बनी रहेगी। अगर आप मतभेद हैं, होते हैं, स्वाभाविक है, बच्चों के भाई बहन में, माता पिता से, पति पत्नी में मतभेद तो हो सकते हैं, और ऐसा लगे कई परिवार में इसके कारण विघटन की स्थिति होती है, तो उसको रोकने के लिए क्या जरूरी है कि आप अपने आप को बदलिए। बहुत सुंदर समय का उपयोग करते हुए आपने अपने विचार हमारे बीच रखे। हम सारे इस धरती के लाल की श्रृंखला में पधारे हुए लोग आपका
तो धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं अभय भार्गव जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे आभार प्रेषित करें RS मालवी सर जी का, जो यहाँ पधारे। आइए। यदि मेरी बातों में से आप सहमत नहीं हो पाए हों तो फिर से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा अपने स्तर से, है ना, कि आप संतुष्ट होकर के जाएं। मैंने ये 3 बातें लिखी हैं। खुश रहने का आसान तरीका, खुश रहने का, हर आदमी चाहता है खुश रहे वो। तो सबसे पहली बात उसमें यह है कि आप सामंजस्य स्थापित कीजिए, साम्य, है ना, बल्कि सौम्यता भी आ जाए उसमें। तो पहला जो है सामंजस्य स्थापित करिए। वही जो बताया था कि बच्चे बाहर भागते हैं, है ना, संतुष्ट नहीं है, उनमें रोष है एक तरह का, तो भाई सामंजस्य बनाइए आप, है ना, इक्विलिब्रियम, संतुलन। जैसे वो तराजू होती है ना, तो तराजू जब दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं तो अपन सोचते हैं कि ये ठीक है, हमने सही नापा तोला है ना। तराजू वाट भी उतनी है और सामग्री भी उतनी है ना? तो वो वहाँ संतुलन बना हुआ है ना? संतुलन पे ये 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं रामधारी सिंह जी दिनकर की। क्या बात। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागना नरका सम हो। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागना नरका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। अगर ये बराबर हो गया, ये संतुलित हो गया, तो अपने आप शांति आ जाएगी। तो ये पहली बात बताई मैंने आपको। दूसरी बात थी, यदि आपको कुछ पसंद ना आए तो उसे बदल दो। जैसे कोई वस्तु है, कोई दोस्त है ना, अगर आपको लग रहा है कि पसंद आया तो आप बदल दो, और यदि उसे नहीं बदल सको तो खुद ही बदल जाओ। ये बता दिया मैंने। और एक अंतिम बात जो आती है शांति के बाद, एक शब्द आता है चेतना। मैं जैसा कहूँ आप वैसे करना है। लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ गोदी में रहें आपके। अब आपके जो भी इष्ट हों, माता पिता गुरु देवता ईश्वर अल्लाह जो भी दो, उनका आप ध्यान करें। ध्यान ऐसा जो आपके सामने है, उनकी फोटो है, चित्र है ना, जिस भी रूप में आप उनको स्मरण करिए। चलिए धीरे 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 आँखें खोलिए, आँखों को हथेली से मलिए। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबके चेहरे पे प्रसन्नता आ गई है, हल्की सी प्रसन्नता आ गई है। और हमने केवल 1 मिनट ही किया इसको। अगर आप इसको रेगुलर 2-3 मिनट करें और बाद में 5 मिनट करें तो ये बड़ा कठिन काम नहीं है। बस थोड़ा सा एक नियम बना लें हम कि भाई हमको ये काम रोज करना है। क्या किया आपने? बताएं आपको इसमें से कि आपको क्या लगा इससे, इसको करने से क्या लगा आपको? अपना अंतर मन को जागृत किया है। बहुत सुंदर, बहुत सही जवाब। आपने आपके अंदर की चेतना को जागृत किया है। और जब ये चेतना बड़े रूप में जागृत होगी तो आप देखना कि आपको कैसे कैसे अनुभव होते हैं। आप आश्चर्य करेंगे। वो अनुभव जो ऋषि मुनियों को प्राप्त होते हैं, साधु संतों को, महामंडलेश्वर को जो प्राप्त होते हैं, जो अनुभव, वो आपको भी कुछ समय में निश्चित प्राप्त होंगे। ये मेरी गारंटी है। आप करके देखिए, है ना। और बच्चों को जरूर ये बताएं। और जो हमारे साथी विश्वेश्वर वर्मा जी बहुत से स्कूल का भ्रमण करते हैं, तो उन्हें एक सुझाव है, मेरा निवेदन भी है साथ साथ, कि वो जहाँ कहीं जाएं तो स्कूलों में हर कक्षा पीरियड आरंभ होने के पहले टीचर करवा सकता है 2 मिनट का ये काम, तो है ना। तो देखिए बच्चों में कितने जल्दी वृद्धि और कौशल का विकास होगा। ये मतलब प्रयोग किया हुआ है। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं अपनी बात ऐसे समाप्त करता हूँ। कोई बात और हमको समझ आएगा कि आपकी भी कोई समस्या है।
अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है तो मनुष्य नहीं है आप। नहीं समस्या तो सभी के पास है, हाँ तो निराकरण होना। हाँ तो वही मैं चाह रहा था, यदि हो सकता है कि मैं कोई उपाय बताऊँ, ये भी संभव हो सकता है। निराकरण के लिए प्रयास नहीं करें जब तक समस्या का हल नहीं होगा। हाँ अंतिम बात हाँ हाँ सर अंतिम बात मेरी ये कि आपको शांति मिल गई। जी अब एक बात रहेगी, संतोष। तो संतोष केवल शव को मिलता है, शव। संतोष किसी को नहीं मिलता, किसको मिलता है? शव को। बस उसको संतोष मिलता है, तो वो अंतिम बात हो गई। धन्यवाद। जो आपकी व्याख्यान माला का एक पुष्प बनने का अवसर दिया, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। सृजन वर्मा परिवार को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तब खुशी होगी जब इन बताई हुई बातों को आप कोई हिस्सा, एक आध हिस्सा जीवन में उतारें, निश्चित और तौर पर। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया वो यदि मुझे मालूम होगा तो मुझे खुशी होगी और मेरा आना यहाँ सार्थक होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। हमारे बीच में बैतूल से महान विद्वान प्राचार्य महोदय यहाँ पर उपस्थित हुए और इस परिषद की शोभा बढ़ा दी, और इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने यहाँ पर आके अपने उद्बोधन के लिए शायद करें और इसको हम अंगीकार करें। इसी के साथ वर्मा एनक्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत।